हम लोगों का अगला टॉपिक है एंगल बिटवीन टू वेक्टर। अब हम लोग को फाइंड करना है कि दो वेक्टर के बीच एंगल क्या होता है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है कि दो वेक्टर को ओरिएंट कैसे करते हैं। आफ्टर ओरिएंटेशन के बाद उनके टेल के बीच जो भी एंगल दिख रहा है, मतलब कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर जो कुछ भी है वही उन वेक्टर के बीच का क्या है, एंगल है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने ओरिएंटेशन किया है और ओरिएंट करने के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, अभी हम लोगों ने एक कोऑर्डिनेट बनाया था, ठीक है, और वहां पे वेक्टर था कुछ ऐसे, ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था, और ये ई था, ये ई था। देखिए, हो सकता है कि उसमें से कुछ चेंज हो गया हो, ए और बी में से बी ऊपर और ई नीचे रहा हो, इससे फर्क नहीं है, कोई भी नहीं था। मान लीजिए ये एक ओरिएंटेशन है, इस गिवन ओरिएंटेशन में, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या कि यहाँ पे कितना वेक्टर है, ए बी सी डी ई, 5 वेक्टर है। आपसे पूछा क्या कि फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी। तो आफ्टर ओरिएंटेशन जो ओरिएंटेशन हुआ है, देखिए पिछला केस में क्या ओरिएंटेशन हुआ इसका मतलब नहीं है, मान लीजिए ये इस केस का कोई एक नेक्स्ट ओरिएंटेशन है, तो ए और बी वेक्टर का टेल मिला हुआ है। ठीक है, अगर टेल मिला हुआ है तो उनके टेल के बीच जो एंगल है वो एंगल बिटवीन वेक्टर ए और बी हो गया 90। एंगल बिटवीन वेक्टर ए और ई क्या हो गया, वो भी 90। एंगल बिटवीन डी और बी क्या हो गया, वो भी 90 है ना। ई और डी क्या हो गया, वो भी 90। बच गया सी और ई, ये एंगल। तो ये एंगल ऐसे बताना पॉसिबल नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ये गिवन करना होगा। ठीक है, तो मतलब कि मिला जुला कंसेप्ट ये है, आफ्टर ओरिएंटेशन दो वेक्टर के टेल टू टेल, देखिए हेड भी मिल सकता है ना, हेड भी मिल सकता है। तो मैंने क्या बताया, टेल टू टेल के बीच जो एंगल है या फिर हेड टू हेड के बीच जो एंगल है, उसी एंगल का नाम क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। बात समझ रहे हैं आप क्या बोल रहा हूं मैं। तो अभी आपको जब भी एग्जाम में पूछता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, तो आपका पहला कांसेप्ट क्या होगा कि अगर आपको एंगल फाइंड करना है तो या तो उन दो वेक्टर का टेल से टेल मिला लीजिए, या तो उन दो वेक्टर का आप हेड से हेड मिला लीजिए। ठीक है, सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, यहाँ पे दो वेक्टर दिया हुआ है पहले से और उसका हेड भी मिला हुआ है। सपोज कीजिए ये वेक्टर है एक ए और ये एक वेक्टर है बी। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा गिवन है कि इनके बीच का एंगल जो है वो क्या है, थीटा है। देखिए थीटा गिवन है और थीटा कहाँ है, कैसे है, तो ए और बी वेक्टर के टेल का बीच का एंगल है। तो ऑलरेडी ये टेल मिला हुआ है, तो इसलिए आंसर क्या हो गया, थीटा ही इसका आंसर हो गया। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। देखिए एरो मैंने दिया ना, एरो को मैं शॉर्टकट में ऐसे ही देता हूँ। ठीक है, वो आप समझ जाइएगा एरो। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ तो रूल क्या हो गया एंगल फाइंड करने का, एंगल फाइंड करने का रूल ये हो गया कि आप दो वेक्टर के बीच टेल के बीच एंगल निकालेंगे। ठीक है, तो रूल ये हुआ कि आप ओरिएंट कर लेंगे, मतलब या तो टेल टू टेल मिलाएंगे या फिर हेड टू हेड मिलाएंगे, ये। ठीक है, मतलब ओरिएंट करेंगे और मिलाते वक्त ख्याल करना है, अगर ए ऐसे है तो ऐसे जाएगा, ये नहीं पहुंच कैसे घूम जाएगा, मतलब कि वेक्टर रोटेट नहीं करेगा। जब टेल मिलाएंगे या हेड मिलाएंगे तो शिफ्ट होगा, रोटेट नहीं करेगा, है ना। तो ये आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे याद करने के लिए, विदाउट रोटेशन ऑफ, ये सब कुछ होगा विदाउट रोटेशन ऑफ वेक्टर, विदाउट रोटेशन ऑफ वेक्टर। क्योंकि आप अगर रोटेट कर देंगे तो रोटेट करने से क्या है, शिफ्ट हो रहा है। देखिए अब अगर आप रोटेट करेंगे, ऐसे रोटेट करेंगे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज। डायरेक्शन चेंज होगा तो एंगल भी क्या आ जाएगा, चेंज, अलग आ जाएगा, डिफरेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप फाइंड कर लीजिएगा। अब आप अप्लाई करना सीखिए कैसे, कहाँ से क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं इसको। मान लीजिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी। फाइंड द एंगल, ये क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, ये फाइंड करना है। डायग्राम में क्या दिया हुआ है, डायग्राम में ऐसा दिया हुआ है, ये ए है और ये वेक्टर बी है। ठीक है, और इस बार ना ये एंगल गिवन है थीटा, यहाँ पर
ये एंगल क्या गिवन है, थीटा, ये एंगल थीटा गिवन है। तो पूछ रहा आप लोगों से कि दो वेक्टर के बीच एंगल क्या होगा। आप पहले वीडियो पॉज करेंगे, पॉज करके खुद ट्राई करेंगे, ट्राई करने के बाद फिर आप देखेंगे कि मैं क्या सॉल्व कर रहा हूँ। रूल क्या है कि ए और बी के बीच अगर एंगल पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे, वेक्टर ए और बी के टेल को मिलाएंगे, और मिलाते वक्त याद रखेंगे आप ए को या बी को रोटेट नहीं करेंगे, शिफ्ट करेंगे सिर्फ। या तो आप ए के साथ बी का टेल मिलाइए या फिर बी के साथ ए का, ऐसे करके आंसर निकालिए, और निकालने के बाद देखिए आपका आंसर और मेरा आंसर मैच कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो मैं सॉल्व करता हूँ इसको आगे, आप लोग पॉज करके आगे सॉल्व करके देखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि वेक्टर ए के हेड के साथ वेक्टर बी का हेड मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है, वेक्टर ए के हेड के साथ वेक्टर बी का टेल मिला हुआ है, मतलब कि इसका हेड और इसका टेल मिला हुआ है। रूल के मुताबिक एंगल तभी फाइंड होता है जब टेल टू टेल हो या फिर हेड टू हेड। तो इसलिए ये जो एंगल दिया हुआ है वो हेड टेल का दिया हुआ है, देयरफॉर इस केस का आंसर थीटा नहीं हो सकता है। अब क्या किया जाए, अब अगर आप बी को पीछे शिफ्ट करेंगे तो ए और बी का हेड मिल जाएगा, तो भी आप आंसर निकाल सकते हैं। या फिर ए को आगे शिफ्ट करें, है ना, देखिए आप आगे शिफ्ट करेंगे टेल मिल जाएगा दोनों का। तो जब भी हम लोग मिलाते हैं टेल ना, तो क्या करते हैं, किसी को आगे पीछे शिफ्ट करते हैं, किसी को भी, या तो इसको पीछे शिफ्ट कीजिए या तो इसको आगे शिफ्ट कीजिए। इसको आगे शिफ्ट कीजिएगा तो ये तो भाग जाएगा ना, फिर एंगल नहीं मिलेगा। तो एक ऑप्शन है बी को पीछे शिफ्ट करने का, एक ऑप्शन है ए को आगे शिफ्ट करने का। बी को पीछे शिफ्ट करने से यहाँ पे हेड मिलेगा ए के साथ, और ए को शिफ्ट करने से आगे यहाँ पे क्या मिलेगा, टेल मिलेगा। तो क्या हुआ, हम मान लेते हैं इसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हम ए को आगे शिफ्ट कर दिए, ए को आगे शिफ्ट कर लिए। ठीक है, आगे देखिए ऐसा करने से ए वेक्टर और बी वेक्टर एक पॉइंट पे एक्ट हो गया, एक पॉइंट पे एक्ट हो गया, और टेल टू टेल भी मिल गया, और मैंने ए को रोटेट भी नहीं किया, ए को मैंने रोटेट भी नहीं किया, देयरफॉर कुछ चेंजेस भी नहीं हुआ है, मैंने ओरिएंटेशन किया विदाउट रोटेशन ऑफ वेक्टर ए। अब देखिए हेड टेल मिलने के बाद इनके टेल के पास जो एंगल बन रहा है ए और बी के बीच, जो एंगल बन रहा है, तो ए और बी के बीच एंगल क्या थीटा बन रहा है, नहीं। कितना है ये एंगल, कितना है, तो एकदम सिंपल आंसर है, पूरा एंगल 180 होगा, ये पूरा यहाँ से तक 180 होगा, और ये थीटा है, तो बचा हुआ एंगल क्या होगा, 180 माइनस थीटा। देयरफॉर आंसर क्या हो गया, एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए और बी क्या हो गया, 180 माइनस थीटा। समझ रहे हैं ना सॉल्व कैसे हो रहा है, क्लियर है। ऐसे ही बहुत सारा क्वेश्चन होगा, मैं आपको 2 क्वेश्चन और दे रहा हूं, आप उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद फिर वीडियो को आगे स्टार्ट करके रिस्टार्ट करके फिर से आप देखेंगे क्वेश्चन। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा दे रहा हूं और दूसरा क्वेश्चन लिख दे रहा हूं। Find the angle between A, B and C वेक्टर, मतलब यहाँ 3 वेक्टर दिया हुआ है। मैं इसके अंदर 2 क्वेश्चन दूंगा, इस क्वेश्चन के अंदर मैं 2 क्वेश्चन दूंगा, एक क्वेश्चन नंबर 1 और एक क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट है, और ये उसका ओरिजिन। यहाँ पे ये एक वेक्टर A है और ये एक वेक्टर B है, A B, ठीक है, और ये एक वेक्टर C है, ये 30 डिग्री दिया हुआ है, 3 वेक्टर दिया हुआ है। आपको एंगल फाइंड करना है, किसके किसके बीच एंगल फाइंड करना है आपको, A B के बीच, A C के बीच, B और C के बीच। ठीक है, फाइंड करना है एंगल आप लोग। उसके बाद यहाँ पे एक वेक्टर दिया हुआ है, ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, ठीक है, और ये एक C वेक्टर है। ये एंगल फाइंड करना है आप लोगों को। एक क्वेश्चन और दे देता हूं मैं, नंबर 3 क्वेश्चन, आप लोग ट्राई कीजिए, आगे सॉल्व कीजिए, उसको बाद देखिएगा, नोट करके सॉल्व कीजिए। और
ये एक ए वेक्टर है, ये एक सी वेक्टर है, ये एक बी वेक्टर है। हर केस में एंगल फाइंड करना है किसके किसके बीच, पहले ए बी के बीच, फिर ए सी के बीच, फिर बी सी के बीच। यहाँ भी पहले ए बी के बीच, फिर ए सी के बीच, फिर बी सी के बीच। ठीक है, आप लोग सॉल्व कीजिए इसको। हो गया सॉल्व करने के बाद आप लोग वीडियो प्ले कीजिए और देखिए आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, पहले तो रूल के मुताबिक ओरिजिन पे इसका हेड है, ए का टेल है और इसका हेड है, दो वेक्टर का हेड मिल रहा है, बी का और एक सी का। रूल के मुताबिक या तो सबका हेड हो या सबका टेल हो। चलिए हम लोग टेल मिलाएंगे, हम लोग सॉल्व करते हैं और टेल मिलाएंगे। तो ए का ऑलरेडी पहले से टेल मिला हुआ है, सिर्फ सी और बी का नहीं मिला हुआ है। तो बी को अगर आगे बढ़ाएंगे तो क्या ओरिजिन पे आ जाएगा ना। तो जैसे ही आप बी को आगे बढ़ाएंगे, बी को आगे बढ़ाएंगे, बी को आगे बढ़ाएंगे तो बी का टेल यहाँ पे आ जाएगा, बी चला गया, वहां पे चला गया, हो गया। अब सी को आप आगे बढ़ाएंगे, सी को आगे बढ़ाएंगे एकदम सीधा, रोटेट नहीं करेंगे, सीधा आगे बढ़ा दिया आपने, तो ये सी यहाँ पे आ गया। अब ठीक है, अच्छा ये 30 डिग्री था, ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री है ना, 30 होगा, हो गया। सी चला गया वहां पे, देखिए आप ऐसा नहीं कि 30 यहाँ लिख देंगे, इसीलिए मैंने शिफ्ट किया है, रोटेट नहीं किया है। आप रोटेट करते तो एंगल चेंज होता, आपने रोटेट नहीं किया है तो जो एंगल यहाँ होगा वही एंगल यहाँ होगा, तो आपने सी को भी शिफ्ट कर दिया। अब ऐसा करने के बाद आप देख रहे हैं कि सारा वेक्टर का टेल टू टेल मिल गया है, मतलब इन लोगों का एप्लीकेशन पता चल गया कैसे ये लोग अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद इनके बीच एंगल फाइंड करेंगे। फाइंड करते हैं एंगल इनके बीच। देखिए ए और बी सेम ट्रैक पे, सेम डायरेक्शन में, सेम लाइन पे, कितना एंगल बन रहा है 0 डिग्री, आंसर हो गया 0 डिग्री। अच्छा ए और सी, ए इधर और सी इधर, तो ए से लेके सी के टेल के बीच कितना एंगल बन रहा है, यहाँ से यहाँ 30 और यहाँ से यहाँ 90, तो पूरा एंगल क्या बना होगा टेल के बीच 90 प्लस 30 कितना हो गया 120, 90 प्लस 30 120 एंगल बिटवीन टेल ऑफ सी एंड ए वेक्टर। ठीक है, हो गया। अच्छा बी और सी में क्या होगा, तो बी और सी में भी वही होगा, क्योंकि ए और बी साथ में है, तो सी जो एंगल ए से बनाएगा सी वही एंगल बी से बनाएगा, तो इसका भी क्या हो गया 30 प्लस 90, बात एक ही है, 30 प्लस हम इधर से जा रहे हैं सॉल्व करते वक्त, 30 प्लस 90 क्या हो गया 120, निकल गया आंसर। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में बी का तो हेड है और ए का भी हेड है, चलिए बहुत अच्छा बात है, सी का टेल मिला हुआ है, तो आप ए को आगे ले जाके यहाँ पे टेल मिला देंगे और बी को इधर ले जाके, जब आप ए इधर ले जाएंगे तो ए यहाँ पे आ जाएगा, ए इधर आ जाएगा और बी इधर जाएगा, ए पहुंच गया वहां पे, बी इधर जाएगा तो बी इधर आ जाएगा, है ना, तो बी अब यहाँ पे नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए हो गया डायग्राम में, ये ए का हेड था, ये बी का हेड था, ऐसे आ गया ए और बी, सबका टेल मिला हुआ है, एकदम साफ डायग्राम दिख रहा है। ए और बी एक दूसरे के एंटी पैरेलल, ये 0 90 180, ये क्या हो गया एंगल बिटवीन ए एंड बी 180, एंगल बिटवीन ए एंड सी, अरे वाह 90 डिग्री साफ दिखाई दे रहा है, एंगल बिटवीन बी एंड सी, अच्छा ये भी तो 90 दिखाई दे रहा है, हो गया ना, ऐसे ही तो होना है। लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये देखिए ऐसा क्वेश्चन में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो जाता है, गलत सॉल्व कर लेते हैं ये लोग, कैसे। अब देखिए फिलहाल ए का हेड टेल मिला हुआ है, ठीक है, बी का भी टेल मिला, बहुत अच्छा बात है, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, सी का हेड मिल रहा है, तो सी को आप आगे बढ़ाएंगे। देखिए आगे बढ़ाने के बाद बहुत लोग सोचता है कि वो ए के साथ जाएगा या इससे अलग हो जाएगा, देखने में डायग्राम में तो लग रहा है कि साथ जाएगा, ऐसा फील हो रहा है कि साथ जाएगा, ऐसा लग रहा है, लेकिन फिर भी देखिए श्योर कीजिए, अगर ये 80 है तो ये क्या बचेगा, पूरा एंगल तो 90 होगा, पूरा एंगल 90 होगा, तो ये 10 है ना, तो इसका मतलब कि ये 10 है और इसके सामने वाला भी 10 है ना, इसका मतलब क्या है, ये दोनों स्ट्रेट लाइन है ना, ये दोनों सेम, तभी तो दोनों एंगल 10 10 बन रहा है सामने सामने, तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब क्या हुआ सी और ए सेम लाइन पे है, तो सी को आप आगे बढ़ाएंगे, मैं रेड पेन से दिखा रहा हूं, सी को आप आगे बढ़ाएंगे, ये आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा, लीजिए सी आ गया, सी आ गया यहाँ पे, ठीक है, ये 10 था ये भी 10 है पहले के जैसा ही, ये 80 था तो ये भी क्या होगा 80, हो गया। अब पुराना लॉग मिटा दीजिए, शिफ्ट करने के बाद अपने कॉपी पे आप करेंगे तो मिटा लेंगे, मैं बोर्ड पे मिटा ले रहा हूँ, हो गया, सबका टेल मिला हुआ है। देखिए तो पहले ए और बी में कितना एंगल है, तो ए यहाँ ए के टेल यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक का, ये 80 है ये 20 है, तो ए और बी में कितना एंगल हो गया 80 प्लस 20, कितना एंगल हो गया 80
प्लस 20। अच्छा ए और सी, अच्छा ए और सी तो एकदम साथ में है, एकदम साथ में, कोई एंगल नहीं उनके बीच, 0 डिग्री पे, कुछ एंगल नहीं है, तो ए और सी में क्या हो गया 0 डिग्री। अच्छा बी और सी, तो बी, ये बी और इसमें सी, सी यहाँ से यहाँ तक बना है 80 और यहाँ तक बी के साथ, ये सी जो है, सी के टेल और बी के टेल में कितना एंगल, ये पूरा एंगल 80 प्लस 20, इसका भी एंगल सेम आ गया 80 प्लस 20, 80 प्लस 20 कितना होता है 100 डिग्री, 100 डिग्री, ठीक है। ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, दो वेक्टर के बीच एंगल फाइंड कर लेंगे, और हमको उम्मीद है कि आप लोगों को दो वेक्टर के बीच एंगल फाइंड करने आ गया होगा, ठीक है। आप एक क्वेश्चन और ले लीजिए, आराम से घर में बैठ के होमवर्क करेंगे। ये वेक्टर ए है 45 डिग्री, ये वेक्टर बी है 35 डिग्री, और ये वेक्टर सी है 30 डिग्री। यहाँ से फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए बी, ए सी एंड बी सी आप लोग करेंगे, और सॉल्व करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे इसके क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा वो फोटो क्लिक करके भेज देंगे, मैं वहां से तुरंत रिप्लाई कर दूंगा, आपका आंसर जो है तुरंत नहीं भी हो तो बाद में कर दूंगा। जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी जो भी बच्चे मैसेज करता होगा क्वेश्चन डाउट को मैं सॉल्व नहीं करूंगा, हाँ जैसे मैं वीडियो कंप्लीट करूंगा ऑनलाइन आऊंगा तो देख के मैं सॉल्व कर दूंगा, तो वहां मैं बता दूंगा कि इसका आंसर राइट है या रॉन्ग है, अगर रॉन्ग हुआ तो राइट आंसर मैं बता दूंगा और सॉल्व भी कर दूंगा, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। अब अगला टॉपिक है जिसका सबको इंतजार रहता है, और वो है एडिशन ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन हम लोग अब देखने वाले हैं। हालांकि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से पहले मैं जो चाहूंगा कि पहले मैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ाऊं, क्योंकि कुछ लोग हैं कि पहले वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन पढ़ाते हैं, क्योंकि लोग को लगा रहता है वेक्टर ऑफ एडिशन कैसे होगा, स्टूडेंट्स भी सोचते रहते हैं, तो ठीक है, लेकिन क्या है कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में रिजोल्यूशंस का एप्लीकेशन है, ठीक है। तो पहले वेक्टर को जोड़ना नहीं सीखेंगे, पहले तोड़ना सीखेंगे, ठीक है। और जब तोड़ना सीख जाएंगे तो जोड़ना आएगा। ये थोड़ा सुनने में अजीब लगता होगा, लेकिन ऐसा है क्योंकि ट्रायंगल ऑफ एडिशन में रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का कांसेप्ट है वहां पर, ठीक है। तो इसीलिए पहले मैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजॉल्व करना मतलब कि वेक्टर को तोड़ना सिखाऊंगा, ठीक है। तो अब हम लोग सीखते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अगला टॉपिक है हम लोग का रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मतलब कि वेक्टर को तोड़ना। देखिए, इसको तोड़ने से पहले मैं छोटा सा बेसिक कंसेप्ट पे आता हूँ और समझाता हूँ थोड़ा प्रैक्टिकली, क्योंकि वेक्टर हम लोग की पहुंच से दूर होता है। 9-10 का क्लास हम लोग बहुत बेसिक में करते हैं, बहुत सिंपल में करते हैं, तो अचानक से 11 में आने के बाद ये बड़ा बड़ा टॉपिक है तोड़ना, ये जोड़ना। तो कई बार आप लोग के साथ ऐसा भी होगा, याद रखिए जो मैं बोल रहा हूँ ये बहुत मतलब कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है माइंड के ऊपर। होता क्या है कि आप समझ जाएंगे, समझने के बाद भी ऐसा फील होगा ना कि ऐसा कुछ लगेगा बाकी है, कुछ फीलिंग्स आएगा जिस अंदर से कि कुछ अधूरा है, कुछ क्लियर नहीं है, ऐसा लगेगा। रीजन क्या है ना, सारा टॉपिक नया है, माइंड ना एक्चुअली एक्सेप्ट नहीं कर रहा हो। आप जान रहे हैं, आप समझ गए हैं, फिर भी माइंड ना एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि आपको आदत नहीं है इस तरह समझने का। आदत था क्या कि नॉर्मल डेफिनेशन पढ़े और लिख दिए, कुछ भी फॉर्मूला हुआ उससे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए, सब कुछ फॉर्मूला बेस्ड था हम लोग का। लेकिन अब इतना बात समझने वाला है ना, तो माइंड एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ऐसा करीब कुछ बच्चों का 1 हफ्ता, कुछ बच्चों का 2 हफ्ता, कभी कभी किसी स्टूडेंट का 1 चैप्टर के बाद दूसरा चैप्टर आने तक ऐसा होता है, कुछ का 2-3 महीना तक होता रहता है। तो जितना माइंड के साथ समझौता करेंगे, हाँ ये हो रहा है और हम समझ गए हैं इस चीज को और ऐसे ही अप्लाई करेंगे, तो कुछ दिन में आप उसके साथ जब यूज्ड टू हो जाएंगे ना, तो आपको फील होगा कि सब कुछ क्लियर है। तो ये रहता है प्रॉब्लम, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम के साथ निकलने का एक ही रास्ता होता है, आपको अपना बिलीफ सिस्टम यकीन रखना होगा खुद के ऊपर कि हाँ हम समझ गए, अच्छे से समझे, बस इसको अप्लाई करना सीखेंगे। तो अब अप्लाई का जहाँ तक बात है कि सब कुछ तो एक साथ होगा नहीं, पहले टॉपिक पढ़ेंगे, सब एक दूसरे से रिलेट है। उसके बाद जब क्वेश्चंस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हम लोग एक दूसरे को जब पुट करेंगे ना, और वहां से कैसे निकल रहा, वहां से कैसे निकल रहा, तो जब इसको अप्लाई करेंगे तो सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा, ठीक है। तो टेंशन बिल्कुल मत कीजिएगा, और जब भी ऐसा लगेगा कि कुछ अधूरा है तो उस चीज को माइंड में रखिए मत, हटाइए, आप आगे बढ़िए, ठीक है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना, पीछे का चीज आसान लगेगा और वो खुद ब खुद होता जाएगा इजी।
जैसे हम लोग क्या होता है 9 में जब पढ़ते हैं तो हम लोग को क्या लगता है कि 9 टफ है, लेकिन 10 में आने के बाद क्या होता है, लगता है 9 तो ईजी था। और जब 10 में पढ़ते हैं तो क्या लगता है 10 तो बहुत टफ है 9 से, लेकिन जब 11 में पहुंचते हैं तो अरे 10 तो बहुत ईजी था। ठीक उसी तरह से आप अगर 11 में पढ़ रहे हैं तो आपको फील होगा कि 11 टफ है, 11 तो बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन जब 12 में पहुंचते हैं तो लगता है 11 तो ईजी था। तो ये लाइफ स्टाइल हम लोग का जो ऐसा है ना, ये ऐसा फील करवाता है हम लोग को, ये नेचुरल है, ये सबके साथ होता है। जब भी आप अपने से हाई लेवल पे जाते हैं, एक लोअर लेवल से अप लेवल में जाते हैं, अपना लेवल अप करते हैं, तो आपको फील होता है कि पीछे का लेवल आसान था। तो अगर आपको प्रेजेंट के लेवल को इजी बनाना है, आसान बनाना है, तो आप आगे बढ़िए। आप विषय से आगे बढ़ेंगे ना, पीछे का टॉपिक आसान होता रहेगा। आप एक ही टॉपिक लेके लटके रहेंगे तो कभी आसान नहीं होगा। मुझे याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारा जो कंसेप्ट वो आगे जाके खुलने वाला है, तो आप यहीं पे लॉक हो जाएंगे तो कैसे क्लियर होगा कंसेप्ट। तो आप लॉक मत कीजिए खुद को, आप उसको आगे फॉरवर्ड कीजिए, ठीक है। तो ऐसे समझिए इस बात को, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब देखिए मैं आपने वो देखा होगा जिससे हम लोग चिड़िया उड़िया मारते हैं, मैंने तो कभी मारा नहीं आता, बचपन में हम लोग देखे हैं, खेले भी उससे। तो ऐसे 2 रबर बैंड होता है, कैटरपिलर बोलते हैं उसको, कैटरपिलर। तो आप उसको पुल करते हैं, पुल करने के बाद छोड़ते हैं तो वो जाता है ऐसे स्टोन जाकर किसी को हिट करता है। तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो बिल्कुल ऐसा होता है। यहाँ पे एक रबर बैंड होता है, यहाँ पे एक रबर बैंड, और यहाँ पे छोटा सा ये जगह होता है, कुछ ऑब्जेक्ट यहाँ जैसे कि लाइक स्किन का होता है, चमड़ा का होता है, वो उसके अंदर हम लोग पत्थर को रखते हैं जो सपोर्टिव, जो होल्ड करता है स्टोन्स को। तो उसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, स्टोन को रख लेते हैं, ठीक है, रख लिए। और रखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने हाथ से फोर्स लगा करके पीछे खींचते हैं, है ना, उसको पीछे पुल करते हैं, ठीक है। जैसे ही पीछे पुल करते हैं तो फील होता है कि ये दोनों रबर भी कुछ पुल कर रहा है, खींच रहा है, वो भी इसके अंदर भी, रबर के अंदर फोर्स पैदा हो गया। आप अगर ये फोर्स पैदा नहीं करेंगे तो ये फोर्स भी, रबर में फोर्स भी नहीं आएगा, ठीक है। तो रबर के अंदर पैदा होने वाला फोर्स वो आपके पुल पे डिपेंड कर रहा है। आप जितना ज्यादा पुल करेंगे, रबर बैंड उस स्टोन को उतना ही ज्यादा पुल करेगा। मान लेते हैं कि इस रबर बैंड में जो फोर्स पैदा हुआ वो F1 हो गया। देखिए F1 एक वेक्टर दिखा रहा हूं मैं, क्या दिखा रहा हूं, वेक्टर दिखा रहा हूं। और हम लोग धीरे धीरे एडिशन की तरफ जा रहे हैं, तो हल्का हल्का एडिशन का अप्लाई भी हम लोग करेंगे। और ये रबर पुल कर रहा है कितना से, मान लेते हैं F2 से, ठीक है, समझ गए। तो अब सुनिए, जब मैं इसको हटा दूंगा, हाथ से छोड़ दूंगा, तो ये नहीं रहेगा ना, अब स्टोन बीच से जाएगा। स्टोन क्या करेगा, वो बीच से जाएगा, इस स्टोन में भी फोर्स होगा, तभी तो ये फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है तो फील होता है, उसको चोट लगता है वो मर जाता है ना, तो या फिर वो गिर जाता है। तो यहाँ पे ये जो स्टोन में भी नेट फोर्स आ गया। अगर आप नेट फोर्स, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैंने उस पर भी एक एरो लगाया। तो ये सब जो कंफ्यूजन होता है ना कि कब वेक्टर पे एरो लगाना है कब नहीं लगाना है, मैं इसको क्लियर कर दूंगा, अभी धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, ठीक है, चिंता कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो अभी क्या है कि आप क्या बोलेंगे कि अगर ये रबर बैंड पुल नहीं करता है F1 F2 से, तो स्टोन के पास ये रिजल्ट फोर्स आता, आप सिर्फ रबर बैंड में इसको रख दीजिए, आप छोड़ दीजिए, देखिए तो भागेगा वो फोर्स से, नहीं भागेगा ना। तो रबर बैंड का पुल होना जरूरी है, ठीक है, मतलब कि ये दोनों फोर्स हुआ तभी इसके पास ये फोर्स आया, ये दोनों फोर्स नहीं आता तो ये नहीं आता। तो स्टोन पे आप छोड़े तो स्टोन के पास सिर्फ यही फोर्स है, और ये फोर्स किससे पैदा हुआ, इसके इफेक्ट से और इसके इफेक्ट से। तो ये दोनों जब इसके ऊपर ऐड हुआ तब ये F नेट आया, है ना। तो कहीं ना कहीं कि इस स्टोन पे ये फोर्स अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ये स्टोन पे क्या हुआ, उस स्टोन पे ये फोर्स F1 अपना मैग्नीट्यूड भी एक्ट किया, F1 और डायरेक्शन भी एक्ट किया। ठीक उसी तरह से इस स्टोन पे ये F2 फोर्स अपना प्लस, देखिए वो भी ऐड हो रहा है उस पे ना, उस पे अपना मैग्नीट्यूड भी ऐड किया और डायरेक्शन भी ऐड किया, तब जाके एक रिजल्टेंट फोर्स आया जिसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है ना। तो पहले फोर्स का मैग्नीट्यूड F1, दूसरे फोर्स का मैग्नीट्यूड F2, दोनों का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन को ऐड किए, तब जाके एक रिजल्ट फोर्स F नेट आ गया। देखिए आप समझ रहे हैं ना कि एक्चुअली एडिशन ऑफ वेक्टर को हम दिखाना क्या चाह रहे हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर में हम लोग दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पर कि वेक्टर जब ऐड होता है तो ऐड करते वक्त हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ऐड नहीं करते हैं। मैंने ऐसे नहीं लिखा मैंने कि F1 F2 ऐड किए तो F नेट आ गया, ऐसे नहीं, क्योंकि इस स्टोन पे उस F1 का सिर्फ मैग्नीट्यूड एक्ट नहीं हो रहा है, उसका डायरेक्शन भी एक्ट हो रहा है, इसलिए मैंने इसके ऊपर एरो लगाना सही समझा। तो आप समझे ना कि एरो कब लगाना है कब नहीं लगाना है, ठीक है, लगाना है, क्यों नहीं लगाएंगे हम, ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि जब ऐड कर रहे हैं तो वेक्टर ऐड कर रहे हैं ना, स्केलर ऐड कर रहे हैं हम लोग, क्या स्केलर तो ऐड नहीं कर रहे, वेक्टर ऐड हो रहा है, और उस स्टोन पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि F1 का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ऐड हो रहा है, तो एरो तो लगाना ही होगा, और जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा उसके पास भी डायरेक्शन है तो वहां भी एरो लगाना होगा। दो वेक्टर को ऐड किए तो एक रिजल्ट वेक्टर आया, ऐसा नहीं है कि दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो क्या एक स्केलर हो जाएगा, दो फोर्स को ऐड किए तो ऐसा नहीं वो स्पीड बन जाएगा, स्केलर नहीं बन सकता है, ठीक है, ऐसे हो गया।
तो अभी क्या हुआ कि ये था जो हम लोग सीख रहे, ये इसको जोड़े तो ये आ गया, ये है हम लोग का एडिशन ऑफ फैक्टर। ये क्या है? ये है एडिशन ऑफ फैक्टर, एडिशन ऑफ फैक्टर जो हम लोग पढ़ेंगे अभी, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, हम लोग को पहले एडिशन नहीं देखना है। अब मान लीजिए एग्जाम में F1 वेक्टर दिया होगा और F2 वेक्टर दिया होगा, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो Fnet वेक्टर आ जाएगा, ये तो एडिशन हो गया। लेकिन अब मान लीजिए एग्जाम में डायरेक्ट अब Fnet नहीं दिया हुआ है, अब क्या दिया हुआ है? अब सिर्फ एग्जाम में अब F1 F2 नहीं दिया हुआ है, F1 F2 देगा कंपोनेंट्स, ये दोनों क्या है? ये दोनों जो है इस फोर्स रिजल्ट फोर्स का कंपोनेंट है। इन दो कंपोनेंट को जोड़ने से ये रिजल्ट कंपोनेंट आ गया है ना। तो अभी एग्जाम में F1 कंपोनेंट और F2 कंपोनेंट देगा, तो आप जोड़ के इन दोनों कंपोनेंट को Fnet डाल देंगे। लेकिन अब मान लीजिए एग्जाम में ऐसा हो गया कि Fnet दिया हुआ है, पूछ रहा है बताओ कि उन दोनों इस फोर्स का कंपोनेंट कितना है। बात समझ रहे ना? एग्जाम में ऐसा कर दिया कि Fnet दे दिया, आपसे कंपोनेंट पूछ रहा है। पहले क्या हुआ, कंपोनेंट दिया था, Fnet पूछ रहा था, और अब क्या कर रहा है? उल्टा कर रहा है कि नहीं, हम तुमको कंपोनेंट नहीं देंगे, हम तुमको रिजल्टेंट देंगे, कंपोनेंट तुम पता कर लो, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ Fnet वेक्टर। अब क्या करेंगे? अब कुछ ऐसा है ना, इन दोनों को जोड़े तो ये आ गया, फिर से तोड़े के पीछे रिजॉल्व करेंगे तो फिर ये आ जाएगा ना। तो जोड़ने का इफेक्ट एडिशन, और पीछे वापस आएंगे तो ये हुआ रिजोल्यूशन। अब पीछे कैसे इसको जोड़ के ये ला दिए, तोड़ के कैसे फिर से ये लाएंगे, ये सीखना पड़ेगा हम लोग को। तो अब क्या है, Fnet दिया रहेगा, तोड़ के क्या लाना है हम लोग को? F1 और F2 कंपोनेंट, F1 और F2। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये क्या देख रहे हैं? ये है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। समझ रहे हैं ना? तो ये हम लोग को करने आना चाहिए, ये हम लोग को सीखना होगा कि रिजॉल्व या रिजोल्यूशन कैसे होगा, ठीक है। तो ये हम लोग सीखेंगे। अब मामला क्लियर है ना? तो ये से अगर आपको इस टॉपिक के दौरान कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप कॉल करके पूछ के फिर आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग अभी नए स्टूडेंट हैं, 11 के हैं, तो आप लोग के पास डाउट बहुत ज्यादा आएगा और क्वेश्चन बहुत ज्यादा एराइज होगा दिमाग में। तो जो क्वेश्चन एराइज होगा ना, वो आप जैसे से आगे बढ़ेंगे वो क्लियर होता चला जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा, श्योर है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया रिजोल्यूशन। अब हम इसको रिजोल्यूशन कैसे करेंगे, तो मैंने सिंपल में दिखा दिया। रिजॉल्व करने का, रिजोल्यूशन का भी एक प्रोसेस है। इसको हम लोग कोऑर्डिनेट में करते हैं, क्योंकि एडिशन भी कोऑर्डिनेट में था, ओरिएंटेशन भी कोऑर्डिनेट में था, और रिजोल्यूशन भी कोऑर्डिनेट में होगा। हम लोग सबको मालूम है कोऑर्डिनेट कितना होता है, एक्स वाई जेड, यही होता है कोऑर्डिनेट में जो एक्सिस होता है, सॉरी कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड नहीं होता है, कोऑर्डिनेट में एक्सिस कितना होता है? एक्सिस होता है एक्स वाई जेड। ये हुआ एक्स एक्सिस, ये हुआ वाई एक्सिस, और जो बाहर की तरफ आ रहा है वो हो गया जेड एक्सिस। अब आप बात को समझेंगे, एक्स वाई और जेड एक्सिस। अब आप मान लीजिए बात करेंगे वेक्टर का, तो वेक्टर भी होता है तीन तरह का, एक होता है 1 डायमेंशनल वेक्टर, 2 डायमेंशनल वेक्टर और 3 डायमेंशनल वेक्टर। देखिए टाइप्स ऑफ वेक्टर में बहुत तरह के वेक्टर्स होते हैं, वो हम लोग देखेंगे। टाइप्स ऑफ वेक्टर हमने अभी क्या नहीं है, पहले वेक्टर समझ ले, फिर टाइप्स तो बहुत आसान है, सिर्फ टाइप सीखना कैसे कैसे किसको क्या बोलते हैं। कोप्लेनर वेक्टर, कोएक्सियल वेक्टर, जीरो वेक्टर, नल वेक्टर, ऐसे यूज करता है। पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, ऐसे पूछता है, ठीक है। तो वो सब हम लोग देख लेंगे, बहुत सिंपल है। तो पहले आप समझिए कि वेक्टर 1 डायमेंशन वेक्टर का मतलब क्या होता है। अब आप मान लीजिए कि ये पेन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका जो लेंथ होगा, इस पेन का जो लेंथ होगा, वो लेंथ क्या बताएगा? वो लेंथ इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताएगा। अब वो फोर्स है तो फोर्स का मैग्नीट्यूड, और अगर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का जो वेक्टर होगा, उस वेक्टर का लेंथ क्या बताएगा, उसके वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता देगा, ठीक है। और इसका डायरेक्शन क्या है? इस साइड। देखिए मेरे हिसाब से तो ये लेफ्ट हो रहा है, आपके हिसाब से शायद राइट होना चाहिए, क्योंकि आप लोग सामने बैठे हैं मुझे, तो ये मेरे हिसाब से लेफ्ट हो रहा है, आपके हिसाब से क्या हो गया? राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वेक्टर आपने देख लिया। अब क्या है, ये इस साइड जा रहा, राइट साइड जा रहा, तो अभी देखिए इसका डायरेक्शन क्या हो गया? ओनली अलोंग एक्स। तो अगर किसी वेक्टर का सिर्फ एक डायरेक्शन है, या तो एक्स, या तो वाई, या तो जेड, सिर्फ वो एक डायरेक्शन में अपना इफेक्ट रखता है, ऐसे वेक्टर को हम लोग बोलते हैं 1 डायमेंशनल वेक्टर। मतलब उसका वो जो कंपोनेंट है वो सिर्फ एक ही कंपोनेंट में है, उसके साथ दो कंपोनेंट नहीं, दो टुकड़ा नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ एक एक्सिस में काम कर रहा है। तो अभी बताइए, तो ये जो वेक्टर है ये कौन सा डायमेंशन वेक्टर है? 1 डायमेंशन है, लेकिन कहाँ है? अलोंग द एक्स एक्सिस। डायरेक्शन क्या हो गया? अलोंग द एक्स एक्सिस। अच्छा, ये वेक्टर क्या है? ये भी 1 डायमेंशन सर, लेकिन अलोंग द वाई एक्सिस। सर ये देखिए, ये क्या है? ये भी सर 1 डायमेंशन, और डायरेक्शन क्या है? जेड एक्सिस। लेकिन अब अगर मैं बोलूँ आपसे, कि सर ये देखिए, तो आप लोग ये देखिए, ये वेक्टर सर देखिए आप लोग, तो अगर ये वेक्टर है तो सर इसमें तो कुछ 1 डायमेंशन नहीं लग रहा है, क्यों? सर ये तो दो तरह हरकत कर रहा है, ये ऊपर भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है। ऊपर भी जा रहा है, देखिए आगे बढ़िए, ऊपर भी जा रहा है आगे भी जा रहा है, जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं ऊपर भी जा रहे हैं आगे भी जा रहे हैं। तो ये वेक्टर दो काम कर रहा है, ये अपने ऊपर की तरफ भी जा रहा है और आगे की तरफ भी। तो पहले का वेक्टर सिर्फ आगे जा रहा था, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक डायरेक्शन में इफेक्ट था।
अब जो वेक्टर है ये ऊपर भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है। इसका मतलब कि अगर ये वेलोसिटी है तो जो इस वेलोसिटी से चलेगा उसका वेलोसिटी उसको ऊपर भी ले जाएगा और उसको आगे भी ले जाएगा। मतलब इसके साथ दो इफेक्ट है, इसमें एक x कंपोनेंट भी है, इसमें y कंपोनेंट भी है। इस वेलोसिटी का दो टुकड़ा है, एक जो आगे ले जा रहा है और एक जो ऊपर ले जा रहा है। तो इसके अंदर दो टुकड़ा छुपा हुआ है जिसको खोज के निकालना होगा हमको। लेकिन इसमें नहीं छुपा हुआ, ये अकेला है, इसमें y कंपोनेंट है ही नहीं, सिर्फ x ही है। समझ रहे ना? तो अभी वैसा ही हो गया। अब इसको अगर आप देखेंगे अच्छे से, देखिए एक और देख लीजिए लास्ट। तो अगर मान लीजिए ये ऐसे ऐसे है, अरे सर ये तो खतरनाक हो गया। ये जब यहाँ पे स्टार्ट था तो जीरो था सब कुछ, x भी जीरो, y भी जीरो और z भी जीरो, कहीं कुछ भी नहीं था। फिर जैसे यहाँ पे आया तो ये आगे भी बढ़ रहा है, ऊपर भी आ रहा है और बाहर भी आ रहा है। बाहर भी आ रहा है, देखिए आगे भी आ रहा है, ऊपर भी आ रहा है, ऊपर भी चढ़ रहा है धीरे धीरे, इतना ऊपर इतना आगे, कि यहाँ इस पॉइंट पे इतना आगे हो गया, इतना ऊपर हो गया और इतना बाहर। देखिए ये अंदर हो गया, अब ये बाहर भी हो रहा है ना, बाहर और आगे जाए और ऊपर चढ़ रहा, और आगे गया और बाहर भी आ रहा। देखिए और ऊपर भी जा रहा, आगे भी जा रहा और बाहर की तरफ भी आ रहा। देखिए ऐसे भी आ रहा है ना। ये हुआ सिर्फ ऊपर और आगे, सिर्फ ऊपर और आगे। इसमें क्या आ रहा है, बाहर की तरफ भी आ रहा है ना। इसके साथ तीन टुकड़ा छुपा हुआ है, 3 कंपोनेंट छुपा हुआ है। अच्छा सर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके पास 3 कंपोनेंट होगा, एक जो इसको आगे ले जा रहा है, एक जो इसको ऊपर ले जा रहा है और एक जो इसको बाहर लेकर के आ रहा है। समझ रहे हैं? ऐसे होता है। तो ये हो गया 3 डायमेंशन वेक्टर। तो हम लोग जो रिजोल्यूशन करेंगे, पहले करें हम लोग जो जनरली करते हैं वो 2 डायमेंशन में सीख लेंगे। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 2 डायमेंशन, 2 एक्सिस, x या y। देखिए ये लास्ट समझिए। तो 2 डायमेंशन फोकस करते हैं। अच्छा ये कैसा वेक्टर है? 1 डायमेंशन की 2 डायमेंशन से 2 डायमेंशन, ठीक है। ये कैसा है? 1 डायमेंशन। तो ये 2 डायमेंशन है। अच्छा किस एक्सिस में? एक्स वाई एक्सिस में। तो इसको आप देखिए इमेजिनरी प्लेन ले सकते हैं। प्लेन देखिए, इस प्लेन में, वो प्लेन के बाहर नहीं है, प्लेन में है ना, इस प्लेन के अंदर है। तो ये हुआ y x प्लेन या x y प्लेन। अच्छा ये कैसा प्लेन है? ये हुआ y z प्लेन, ठीक है। अच्छा ये कैसा प्लेन है? ये हुआ x z प्लेन। तो ये देखिए अभी जो ये वेक्टर है ये x y है, लेकिन प्लेन कौन सा है? x y प्लेन। अगर वेक्टर यहाँ आ जाएगा तो भी 2 डायमेंशन ही होगा, लेकिन कहाँ होगा? y और z। तो प्लेन कौन सा है? ये प्लेन, देखिए प्लेन सामने, देखिए प्लेन में आ रहा है, देखिए प्लेन के बाहर नहीं है, तो प्लेन के साथ चिपका हुआ है। कौन सा प्लेन? y x प्लेन, y z प्लेन, सॉरी ऐसा था। तो y z, तो ऐसे देखिए सामने से y z प्लेन। अच्छा अगर इसको अगर ऐसे कर देंगे तो भी 2 डायरेक्शन है, एक x और एक z। प्लेन कौन सा हो गया? प्लेन हो गया x और z प्लेन। इसको उलट के देखिए इस प्लेन में है x z प्लेन है, ऐसे देखिए x z प्लेन। मैंने इसको नीचे कर दिया तो ये हो गया x z प्लेन। तो 2 डायमेंशन वेक्टर इन x y प्लेन, 2 डायमेंशन वेक्टर इन y z प्लेन, 2 डायमेंशन वेक्टर इन x z प्लेन। और ये क्या हो गया? 3 डायमेंशन वेक्टर। ये किसी प्लेन में नहीं है, इन स्पेस, इस इलाका में, स्पेस में है, ना इस प्लेन में है, ना इस प्लेन में नहीं, इसके बाहर, ना वो इस प्लेन में, किसी प्लेन नहीं है, किसी हर एक प्लेन के बाहर है। देखिए ना, तो ये ब्लू पेन ना तो इस प्लेन में आया वो, ना तो इस प्लेन में है और ना ही इस प्लेन में। देखिए सबसे बाहर, देखिए किसी प्लेन में नहीं आ रहा। और ये क्या है? ये था एक्स जेड प्लेन है ना, एक्स वाई प्लेन। देखिए एक्स वाई प्लेन में भी ये नहीं है, ब्लू पेन इस प्लेन के बाहर है। लेकिन पहले क्या था? पहले क्या था? वो इस प्लेन में था, देखिए इस प्लेन के साथ था। देखिए ऐसे प्लेन में, देखिए प्लेन के साथ टच है। यहाँ पर जब आया तो इसके साथ टच था, इस प्लेन में, ठीक है। तो ये हो गया y और z, इस प्लेन से टच है, देखिए टच है। जब बाहर चला जाएगा तो ऐसे टच नहीं रहेगा, देखिए ठीक है, अलग हो गया है ना, इस प्लेन से बाहर निकल गया, ठीक है। तो प्लेन बनाना आप सीखेंगे अच्छे से, फोकस करेंगे तो ये प्लेन आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये प्लेन हो गया YZ, और प्लेन के बाहर ये ब्लू पेन हो गया XZ प्लेन, ये हो गया XY प्लेन। अब ब्लू पेन सबके बाहर है, ना तो इस प्लेन में, ना तो इस प्लेन में, ना तो इस प्लेन में। तो हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे रिजोल्यूशन वेक्टर इन 2 डायमेंशन, 2D। में 2D को मतलब बोल सकते हैं इन प्लेन। अगर प्लेन में कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप आगे बढ़िए, आगे इसमें और बोर्ड में अच्छे समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो सबसे अच्छा जो बोर्ड पे हम लोग का प्लेन है, ये कैसा प्लेन है बताइए तो? ये हुआ x और ये हुआ y, सबसे अच्छा ना। तो ये जो बोर्ड है ये y एक्सिस में है और ये x एक्सिस में है, दो ही एक्सिस है। तो हम बोर्ड में या कॉपी में जो ज़्यादा यूज करते हैं, कौन सा एक्सिस यूज करते हैं? सबसे अच्छा हो गया y और x में। और जो वेक्टर यूज होगा वो इस प्लेन में होगा। देखिए अगर बात किया जाए तो ये प्लेन हो गया, एक प्लेन हो गया, कौन सा प्लेन? एक्स वाई प्लेन हो गया ना। और अगर वैसे बाहर हो जाएगा तो हो जाएगा वाई जेड प्लेन, अगर ऐसे हो जाएगा तो एक्स जेड प्लेन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मान लेते हैं
कि ये वेक्टर दिया हुआ है, ओरिजिन से स्टार्ट हुआ और ये वेक्टर ये रहा वेक्टर ए, एक ही वेक्टर है, ये अकेला है, यही रिजल्ट है नेट वेक्टर ए। तो ए क्या है, ए एक रिजल्ट वेक्टर है, एक रिजल्टेंट वेक्टर है। अच्छा इसका डायरेक्शन कितना है, तो ये डायरेक्शन है, एंगल देना होगा ना, तो ये एंगल दे दिया थीटा, थीटा एंगल कहां से, x से। तो अगर थीटा एंगल है तो वो x से इतने एंगल पे जा रहा है, मतलब x से वो इतना डायरेक्शन में जा रहा है। तो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड a है और ये उसका डायरेक्शन है। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, जो लेंथ होगा मैग्नीट्यूड होगा a और ये थीटा उसका डायरेक्शन। तो आपको क्या दिया हुआ है, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है और रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन भी दिया हुआ है। अब कुछ है कि आपको साफ दिखाई दे रहा है कि वेक्टर प्लेन में है, तो कहीं ना कहीं ऊपर जा रहा है, आगे जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है, और ऊपर आगे, यहाँ से करते करते इतना ऊपर आ गया और इतना आगे आ गया। जब यहाँ पहुंचा तो इतना आ गया ना, इस पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ से कितना आगे, इतना इतना आगे और इतना ऊपर, है ना। तो जैसे जैसे आगे जाएंगे, जैसे इस पॉइंट आप यहाँ पहुंचे, पहले इसको देखिए, जब आप यहाँ थे इसका x0 y0, जब आप यहाँ पहुंचे तो ये इतना आगे हो गया। अच्छा कितना ऊपर हो गया, इतना ऊपर हो गया, फिर यहाँ पहुंचे और आगे हो गया और ऊपर, ऐसे ही करते रहेगा, होते जाएगा। तो इसका मतलब इसके पास दो कंपोनेंट है, इस वेक्टर के पास x कंपोनेंट भी होगा जो उसको आगे ले जा रहा है, और इस वेक्टर के पास y कंपोनेंट भी होगा जो उसको ऊपर ले जा रहा है। समझे, मामला क्लियर है। तो स्टार्ट किया जाए इसको। अब सॉल्व करेंगे कि सर इसका दो कंपोनेंट क्या होगा। तो इतना तो श्योर है कि ये रिजल्ट वेक्टर फाइनली कितना आगे लाया, यहाँ तक इतना आगे लाया, लास्ट कितना यहाँ तक इतना आगे लाया। अच्छा कितना ऊपर गया, तो लास्ट। तो ये रहा इस वेक्टर का एक कंपोनेंट जो उसको आगे लेके आया और ये ऊपर लेके आ गया। तो इस रिजल्ट वेक्टर के पास दो वेक्टर है, ओरिजिन पे जो है वो एक उसको आगे ले जा रहा, एक उसको ऊपर। आपने देखा नहीं है कभी, जैसे कोई चीज को आप इधर खींचिए और इधर खींचिए तो बॉडी कहाँ से आता है, बीच से जाता है ना। इस गुलेल में तो ये होता है ना, जब मछलियां मारते हैं एक इधर खींचता है, एक इधर, तो बॉडी बीच से चला जाता है। तो इन दोनों को जोड़ने से ये आ गया, तोड़ने से फिर ये आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया। तो इसके इसका x वैल्यू कितना होगा, इसका x वैल्यू इतना होगा यहाँ पर। अच्छा इतना ऊपर है, इसका y वैल्यू इतना होगा। तो ओरिजिन पे एक्चुअली दो वेक्टर था, जो एक उसको अलोंग x ला रहा है, एक उसको y ले जा रहा है ना। तो ये कंपोनेंट, ये टुकड़ा इसका ही है ना। तो बहुत लोग इसको अलग नाम देते हैं, जैसे इसको b मान लिए, इसको c, आप ये भी कर सकते हैं। तो अच्छा इसका एक टुकड़ा है जिसका वैल्यू क्या है b, तो वैल्यू क्या है b कंपोनेंट अलोंग x। अच्छा दूसरा टुकड़ा है जो इसका वैल्यू c का वैल्यू क्या हो गया c। तो जो x की तरफ ले जा रहा है उसका वैल्यू कितना है b है, और जो y की तरफ ले जा रहा है वैल्यू उसका कितना है c है। ठीक है, तो बहुत लोग b मान के सॉल्व करता है, बहुत लोग c मान के। लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं b c नहीं मान करके मैं इसको मान लेता हूं ax, क्योंकि a का ही टुकड़ा है ना। तो a into बेस में x, a into x नहीं है बाबू, a x है, मतलब कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर along the x एक्सिस, है ना। तो ax क्या हो गया, ax कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a along x एक्सिस। ठीक है, अब अगर आप ax के वैल्यू का स्क्वायर करते हैं, मान लीजिए आगे जाकर के, तो ऐसा मत कीजिएगा a स्क्वायर x स्क्वायर। अरे ax की जगह पे मैंने b माना था पहले ना, तो b स्क्वायर में तो b स्क्वायर होगा ना। ऐसा थोड़ी नहीं कि b स्क्वायर, अब a डैश रहेगा तो क्या डैश का स्क्वायर करेंगे। वो बेस में ही बहुत लोग ऐसा करता है, ऐसे मैं बोल रहा हूं, बेवकूफी है ये बेस में एक्चुअली पहचान के लिए कि a का कंपोनेंट अलोंग x, ये पूरा एक टर्म है, पूरा एक टर्म है। ठीक है, ये गलती नहीं करेंगे, a और x अलग अलग टर्म नहीं है, पूरा एक टर्म है। ठीक है, अब क्या है, ये इसको मैंने c नहीं मान करके मैंने इसको क्या मान लिया, ये कंपोनेंट एक टुकड़ा, इसी का एक टुकड़ा है, लेकिन कहाँ y में। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a का ही कंपोनेंट है, कहाँ है, y में है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ay कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a along y एक्सिस, y एक्सिस। समझ गए। अब सॉल्व करना बाकी है, इसको सॉल्व किया जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जरूर इस पॉइंट पे एक वेक्टर ax ऐड हुआ होगा और इसी पॉइंट पे y भी ऐड कर रहा है ay। जब दोनों ऐड किया होगा, ax अपना मैग्नीट्यूड ax और डायरेक्शन ऐड किया होगा, और ये वेक्टर अपना मैग्नीट्यूड ay और डायरेक्शन जब ऐड किया होगा, तो इन दोनों को मिलाने से रिजल्ट क्या आ गया, तो वो x भी जाएगा एक साथ, क्या y भी जाएगा। तो फाइनली ना वो सिर्फ x गया ना सिर्फ y गया, वो दोनों की तरफ गया, 20 से चला गया, 20 से चला गया, तो क्या आ गया, a गया। तो
तो ये एडिशन है ना। तो पूछ रहा है कि बताओ बाबू कि वेक्टर ए का जो एक कंपोनेंट ax है उसका मैग्नीट्यूड कितना है। डायरेक्शन तो आप देख ही नहीं कितना है, पता चल ही गया, निकालने की जरूरत नहीं है। अच्छा उसका एक और कंपोनेंट ay उसका मैग्नीट्यूड कितना है। सोचिए क्वेश्चन पूछा क्या है, स्टार्ट हो गया यहीं से हम लोग का फिजिक्स, यहाँ से स्टार्ट हुआ है। एक्चुअली वेक्टर जो स्टार्ट होता है वो रिजोल्यूशन से ही स्टार्ट होता है। क्या करेंगे, बहुत लोग तरह तरह का दिमाग मार के तरह तरह सोचते हैं, आप कंफ्यूज होते रहते हैं। क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, मैं बता रहा हूँ। दिमाग में चलता रहेगा कब एरो लगाना है कब नहीं लगाना है। सर अभी मैग्नीट्यूड पूछा है, एरो लगाएंगे। सुनिए क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड जब फाइंड करना होगा तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कौन होता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है उसका लेंथ। तो क्यों ना हम इस x का लेंथ फाइंड कर लें। दिया हुआ क्या है, दिया हुआ ये लेंथ है और ये एंगल दिया हुआ है। तो अगर इस लेंथ और इस एंगल की हेल्प से अगर ये लेंथ निकल जाए तो इसके x कंपोनेंट का लेंथ निकल गया, मतलब x वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल गया। क्योंकि वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का मतलब हो गया वेक्टर का लेंथ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वेक्टर का लेंथ निकालेंगे। समझ लेना। तो एक काम करते हैं हम ना अपना एक फ्रेश ट्रायंगल बनाते हैं। अब एग्जाम में एक बात याद रखिएगा, वेक्टर में जो प्रॉब्लम होता है सब ड्यू टू डायरेक्शन होता है, सबका रिजल्ट ड्यू टू डायरेक्शन। तो आप एक काम कीजिए, सारा प्रॉब्लम जब डायरेक्शन से हो रहा है तो आप डायरेक्शन को बाद में सॉल्व कीजिए। आप मैग्नीट्यूड को अलग कीजिए, मैग्नीट्यूड जब निकाल लीजिए तो डायरेक्शन अलग कीजिए, है ना। तो एक साथ दोनों लेकर सॉल्व नहीं करेंगे। तो अभी मेरा सारा फोकस मैग्नीट्यूड पे है, तो सारा फोकस मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ पे होगा। डायरेक्शन क्या है इस बात से मतलब हमको नहीं है, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम इस ट्रायंगल का ना यहाँ पे नाम देते हैं 0, ये A, ये B, सॉरी मतलब O, A, B और ये C। अच्छा अभी जो हमको निकालना है ये लेंथ निकालना है। ये जो लेंथ है वो इस ट्रायंगल में है ना, इस ट्रायंगल में। तो हम क्या लिए, इन ट्रायंगल O A B। आप ट्रायंगल बना भी सकते हैं चाहे किसी में दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बना रहा हूं ताकि आप लोग साफ साफ समझे, अच्छे समझे, ठीक है। ये O, ये A और ये B। अच्छा मुझे निकालना क्या है, इसका लेंथ। इसका लेंथ का वैल्यू कितना है, ax। एरो नहीं बाबू, देखिए मैंने एरो छोड़ दिया, आप लगा सकते हैं, लगा लीजिए, लेकिन फिर क्या फायदा हो, फिर तो वैसे ही दिखेगा। मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ कि करना कैसे ताकि गलती ना हो। बाकी स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं बार बार एरो लगाने में, लगाना है कब नहीं लगाना है, कभी एरो लगा रहे तो रॉन्ग हो जा रहा, कभी नहीं लगा रहे तो रॉन्ग हो जा रहा। सर क्या करें समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसे प्रॉब्लम से बचना है तो आप फोकस करेंगे, आप जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आपका फोकस डायरेक्शन पे बिल्कुल नहीं रहेगा। फिलहाल ऐसे ट्रेनिंग सॉल्व करें, डायरेक्शन का इफेक्ट है वो दिखेगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोला डायरेक्शन का इफेक्ट है, लेकिन आप जब सॉल्व कर रहे हैं तो डायरेक्शन वहां दिखाइए मत, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अच्छा और क्या गिवन है, तो ये सर गिवन है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका लेंथ रिजल्ट वेक्टर a दिया हुआ है, एरो बिल्कुल नहीं, सिर्फ लेंथ है। अच्छा और कुछ, तो सर ये एंगल भी दिया हुआ है, हो गया। सबको मालूम है एंगल के सामने जो होता है परपेंडिकुलर। सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है हाइपोटेनस, जो बच गया वो हो गया बेस। परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस। हमको निकालना है ये बेस, और दिया हुआ है क्या है, हाइपोटेनस। बेस हाइपोटेनस, बेस निकालना है, हाइपोटेनस दिया है। बेस हाइपोटेनस कुछ याद आ रहा, ये कहाँ आता है, कॉस में आता है। क्या आता है, cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस। बेस इज इक्वल टू ax और हाइपोटेनस इज इक्वल टू a। अच्छा तो यहाँ से ax क्या फाइंड होगा बाबू, ax फाइंड होगा a cos थीटा। हो गया ना, फाइंड हो गया ना। तो आप समझो, आप लोग समझो इस बात को। अच्छा ए दिया है क्या, हाँ सर ये तो दिया हुआ था, तो पहले ही बोला था ये दिया हुआ था। थीटा सर थीटा में दिया हुआ था, तो आप क्या करेंगे, जो ए का वैल्यू दिया होगा वो ए का वैल्यू डाल देंगे, और जो थीटा का वैल्यू दिया होगा थीटा का वैल्यू डाल देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ से क्या निकल जाएगा ax। देखिए मैंने क्या किया, रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड और इसके डायरेक्शन की हेल्प से कंपोनेंट वेक्टर उसके x कंपोनेंट का वैल्यू निकाल लिया, निकल गया। अब देखिए इन ट्रायंगल, अब हमको ये निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। तो अब इन ट्रायंगल OAC क्या होगा, ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग। हमको पहले O A और C। अच्छा सर इसका लेंथ कितना दिया हुआ है, इसका लेंथ दिया हुआ है स्मॉल है, ये तो निकालना है हमको इस कंपोनेंट को AY। और एंगल, ये एंगल, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा ना, पूरा एंगल तो 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना हो गया 90 माइनस थीटा, ठीक है। फिर से एंगल, जो भी एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, सबसे बड़ा कंपोनेंट हाइपोटेनस, जो बच गया वो हो गया बेस। परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, बेस। हाइपोटेनस गिवन, बेस निकालना है, हाइपोटेनस गिवन, फिर से बेस हाइपोटेनस,
फिर से cos, तो क्या लिखेंगे cos एंगल इस बार कितना है, पहले थीटा था एंगल, अभी कितना एंगल है 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू बेस, मतलब कि ए वाई हाइपोटेनस क्या हो गया बाई ए। अच्छा cos 90 माइनस थीटा कुछ पढ़े थे क्या 10 में हम लोग, कुछ होता है क्या होता है cos 90 माइनस थीटा, अच्छा याद आ गया sin थीटा पढ़े है ना। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है, क्या होता है sin थीटा ए वाई बाई ए। तो यहाँ से ए वाई क्या निकल जाएगा, हमको तो ए वाई फाइंड करना है, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अच्छा ए ये दिया हुआ है कहाँ से, ये तो दिया हुआ था, मैंने पहले बताया ए का मैग्नीट्यूड दे दिया है और इसका डायरेक्शन एंगल क्या दिया हुआ है थीटा। अब पुट करेंगे और जैसे पुट करेंगे तो क्या निकल जाएगा, उसका y कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड। तो x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड भी निकल गया और y कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड भी निकल गया। जब आपको x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड निकल गया, y कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड निकल गया, डायरेक्शन निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्शन तो आप जानते हैं x का इधर ही है y का इधर ही है। तो ऐसे होता है कि जब वेक्टर दिया होगा तो उसका कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, उसका कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, समझ गए ना। ठीक है, आप इसको नोट करेंगे। अच्छा एक और तरीका सॉल्व करने का, जब कुछ बच्चा है ना वो ऐसा ही करता है, वो रिजोल्यूशन को नहीं पढ़ता है ऐसे करके, वो सॉल्व ही नहीं करता है, तो फिर भी आना चाहिए हम लोग को ये चीज मैं सिखा रहा हूँ फिलहाल। एक चीज देखिए, और पहले एक चीज ब्रेन में नोट कर लीजिए। क्या नोट कर लीजिए, तो नोट ये कर लीजिए कि देखिए अगर आपको आज के बाद कोई रिजल्ट फैक्टर दिया होगा, जैसे ये दिया होता है a, और उस रिजल्ट फैक्टर का एंगल दिया होगा, जैसे यहाँ दिया होता थीटा, और पूछेगा ये कितना होगा ये कितना होगा, तो आपको मालूम है ना ये कितना है, तो आपको मालूम पहले से कि ये कितना है, ये है, ये आया a cos थीटा। ये चीज याद कीजिए, हर जगह काम आएगा, बार बार काम आएगा। ये क्या आ गया a sin थीटा। तो क्या कंक्लूजन क्या निकल रहा, जहां पे थीटा है उस साइड वाला, जिस साइड से थीटा बन रहा है, रिजल्ट लिख के cos थीटा। अच्छा जहां थीटा नहीं है, जहां एंगल नहीं बन रहा है, वहां रिजल्ट लिख करके sin थीटा, है ना। ये चीज याद कर सकते हैं आप। तो जब भी किसी वेक्टर का कंपोनेंट सॉल्व करते हैं तो जिस साइड एंगल बनता है उस साइड रिजल्ट लिख के उसका cos कंपोनेंट होता है, और जहां पे एंगल नहीं बनता है उस साइड रिजल्ट लिख के उसका sin कंपोनेंट होता है, समझिए ना। एक आप समझिए फिर से, अगर मान लीजिए कि इस बार एक वेक्टर दे दिया b, ये वेक्टर b मान लिया, तो उसका रिजल्ट वेक्टर है ये, और इस रिजल्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है b है, और क्या किया कि आपको यहां से एंगल दे दिया थीटा, तो पूछेगा इसके दो कंपोनेंट हैं, ये ऊपर भी जा रहा पीछे भी जा रहा, पीछे इधर जा रहा आगे नहीं, ऊपर भी जा रहा पीछे भी जा रहा, ऊपर भी जा रहा पीछे भी जा रहा। ऊपर कौन लेके जा रहा है ये, पीछे कौन लेके जा रहा है ये, क्योंकि इसके पास अगर ऊपर भी जा रहा है और पीछे भी जा रहा है तो दो कंपोनेंट होगा, एक पीछे ले जाने के लिए और एक ऊपर ले जाने के लिए। तो ये कंपोनेंट कितना होगा जो उसको पीछे ले जा रहा है, तो रिजल्ट लिख के जहां एंगल है वहां